MPADPO हेतु आज आप लोगों को RTI अर्थात राइट टू इंफॉर्मेशन पढ़ाया जाएगा। देखिए, RTI या राइट टू इंफॉर्मेशन या सूचना का अधिकार या जानने का अधिकार। सबसे पहले कुछ सामान्य बातें आपको देखनी है। आपका सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा जाता है उस क्वेश्चन को देखना है, और वह क्वेश्चन ये है कि सूचना का अधिकार या RTI की उत्पत्ति किस देश में हुई। यानी कि सूचना का अधिकार या RTI की उत्पत्ति किस देश में हुई, तो आपका जवाब रहेगा स्वीडन में हुई। ये पहला क्वेश्चन आपका बनता है कि RTI या सूचना के अधिकार की उत्पत्ति किस देश में हुई, तो सबसे पहले इसकी उत्पत्ति स्वीडन में हुई। देखिए, बिहार में भी एक क्वेश्चन इस पर बनता है स्वीडन में कि ओम्बडसमैन अर्थात इसका मतलब लोकपाल, ओम्बडसमैन या लोकपाल की उत्पत्ति किस देश में हुई, तो आपका जवाब रहेगा स्वीडन में। दूसरा क्वेश्चन आपका बनता है वह ये बनता है कि भारत में सर्वप्रथम सूचना के अधिकार के तहत सूचना कहाँ से मांगी गई। तो इससे भी क्वेश्चन GS में भी बनता है। जहाँ तक इंडिया की बात है, आपका भारत की बात है, सबसे पहले सूचना जो मांगी गई वह महाराष्ट्र राज्य में मांगी गई। यानी कि अगर राज्य पूछे तो महाराष्ट्र आपको मारना है। अगर अंदर जाकर यहाँ से पूछे तो महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिले, महाराष्ट्र राज्य के ठाणे जिले, जो ठाणे जिला है, वहाँ के एक थाने से, यानी कि एक थाने से सूचना मांगी गई। हो सकता है ये पूछ ले कि सबसे पहले भारत में RTI के तहत आपका इंफॉर्मेशन सूचना कहाँ से मांगी गई, तो भारत में महाराष्ट्र राज्य में मांगी गई, ठाणे जिले में मांगी गई, और वो भी सूचना एक थाने से मांगी गई। अब आइए, जहाँ तक सूचना के अधिकार का प्रश्न है, सूचना के अधिकार की भूमिका पढ़ने से पहले आपको बता दिया जाए कि भूमिका पढ़ने से पहले आपका एक व्यू दे दिया जाए कि सूचना के अधिकार को पढ़ते समय आप कहाँ कहाँ से ऐड करेंगे भूमिका, और कहाँ कहाँ आपका दिमाग जाना चाहिए। देखिए, जहाँ तक सूचना के अधिकार की बात है, सबसे पहले एक एक करके अच्छे से आपको तैयार रखना है, क्योंकि जो कंसेप्ट बनता है इसी से बनता है। सबसे पहले सूचना के अधिकार के तहत आपको देखना पड़ेगा राज्य का नेचर, अर्थात राज्य दो प्रकार के होते हैं। एक होता है पुलिस राज्य, यानी कि पुलिस राज्य होता है, यानी कि पुलिस स्टेट, पुलिस राज्य होता है। दूसरा आपका होता है वेलफेयर स्टेट, यानी कि लोक कल्याणकारी राज्य या जन कल्याणकारी राज्य। लोक कल्याणकारी राज्य, लोक कल्याणकारी राज्य, इन दोनों को शुरुआती दौर में आपको RTI पढ़ते समय पढ़ना है। फिर आपका RTI पढ़ते समय आपका जो पढ़ना है 1923 का कानून पढ़ना है। इसको हम बताएंगे शासकीय गुप्त बात अधिनियम, यानी कि ये जो कानून है, ये कानून है
शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923। इसके बाद आपका जो पढ़ना है संविधान का अनुच्छेद 19(1) भी पढ़ना है। इसके बाद संविधान का अनुच्छेद, इसी के साथ अनुच्छेद 19 का क्लाज 2 पढ़ना है। इसी के साथ भूमिका में साक्ष्य अधिनियम की भी कुछ धाराएं पढ़नी है और साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 पढ़िएगा और 124 पढ़िएगा। यानी कि साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 भी पढ़ना है, तत्पश्चात 124 भी पढ़ना है और उसके बाद हम आपको केस बताएंगे। यानी कि कुछ केस बताया जाएगा और तब आपका आरटीआई शुरू किया जाएगा। एक एक करके देखिए, पहले इनको समझिए तब आपका और बताया जाए। सबसे पहले ये जानिए कि पुलिस स्टेट क्या होता है, पुलिस राज्य क्या होता है और लोक कल्याणकारी राज्य किसे कहेंगे। जब राज्य का कर्तव्य केवल और केवल माने विधि व्यवस्था मेंटेन करना होता है, अर्थात ये राज्य का कर्तव्य होता है कि समाज में शांति बनी रहे, कोई भी द्रोह न हो जनता द्वारा और भले ही जनता का विकास न हो, जनता का डेवलपमेंट न हो, तो उस स्टेट को हम पुलिस राज्य कहते हैं। भारत स्वतंत्र 26 जनवरी 1950 के पूर्व भारत एक पुलिस राज्य था। यानी कि भारत में अंग्रेज़ों का शासन था, अंग्रेज शासन करते थे। अंग्रेज जनता के विकास पर कम ध्यान देकर अपने राज्य की सुरक्षा की बात ज़्यादा सोचते थे और इसलिए अंग्रेज़ों के समय भारत एक पुलिस स्टेट था। अंग्रेज कौन सा कार्य कर रहे हैं, कौन सा कार्य नहीं कर रहे हैं, अर्थात अंग्रेजी सरकार कहाँ कितना पैसा खर्च कर रही है, कहाँ से कितनी इनकम हो रही है और अंग्रेजी सरकार कौन सा कार्य कर रही है, इस बात को छुपाने के लिए, अर्थात ये बात भारत के लोगों तक न पहुँचे, इसके लिए अंग्रेजी सरकार ने 1923 ईस्वी में शासकीय गुप्त बात अधिनियम बनाया। यानी कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 अंग्रेजी सरकार ने पास किया और इसमें सूचना देने से, लोगों को जानकारी देने से रोका गया था, मना किया गया था और इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ, परिणाम देखिए। चूँकि सरकार के कार्य जनता तक नहीं पहुंच पाए थे, अर्थात सरकार कहाँ कितना पैसा खर्च कर रही है या कौन सा कार्य कर रही हैं, ये अंग्रेजी सरकार का कार्य भारत के लोगों तक पहुंचता ही नहीं था, अर्थात भारत के लोगों को इस बारे में कोई जानकारी ही नहीं हो पाती थी। जब भी भारत के लोग ये कहते थे कि बताइए आपने इस बारे में क्या किया, कहाँ कितना पैसा खर्चा किया, तो अंग्रेजी सरकार केवल ये करती थी कि 1923 के कानून का सहारा लेकर और लोगों को सूचना देने से मना कर देती थी। तत्पश्चात इसकी आड़ में अंग्रेजी सरकार करप्शन में जुट गई। यानी कि चूँकि अंग्रेजी सरकार द्वारा किए गए कार्य जनता जान ही नहीं पाती थी, अतः इसका सहारा लेकर अंग्रेजी सरकार ने आपका भ्रष्टाचार किया। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि भ्रष्टाचार
करप्शन यहाँ से पनपने लगा। भारत स्वतंत्र हुआ। स्वतंत्रता के बाद कह सकते हैं कि हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, और हमने जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, आपका कह सकते हैं कि संविधान बनाया, और संविधान बनाने के बाद इस संविधान को लागू किया गया 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया, और 26 जनवरी 1950 से स्टेट का जो दर्शन था, स्टेट की फिलॉसफी थी, स्टेट के जो फिलॉसफी थी उसमें परिवर्तन हुआ, और भारत अब पुलिस स्टेट न रहकर, यानी कि पुलिस स्टेट न रहकर भारत 26 जनवरी 1950 को वेलफेयर स्टेट बन गया, लोक कल्याणकारी राज्य में कन्वर्ट हो गया। भारत एक वेलफेयर स्टेट है, एक लोक कल्याणकारी राज्य है। इसकी अवधारणा हमारे संविधान के भाग 4 में दी गई है। पार्ट 4 में अनुच्छेद 36 से लेकर और 51 तक में DPS अर्थात नीति निर्देशक तत्वों में ये बातें समाहित हैं। वेलफेयर स्टेट का मतलब ये हुआ कि राज्य का ये कर्तव्य होगा कि वह विधि व्यवस्था यानी कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रखे और ऐसा कार्य करे जिससे लोगों का सर्वांगीण विकास हो, चतुर्दिक विकास हो, संपूर्ण विकास हो, होल विकास हो, अर्थात लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन रहे और आम जनता का विकास भी हो। चूँकि भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी कि लोकतंत्र हैं, गणतंत्र भी भारत में है, और लोक कल्याणकारी राज्य में या जनतंत्र में, डेमोक्रेसी में जनता को ये अधिकार होता है कि सरकार कौन सा कार्य कर रही है ये जनता जाने, यानी कि जनता को सरकार के कार्यों को जानने का हक होता है, ताकि सरकार के कार्यों को जानते हुए सरकार में कमियां निकाल सकें और सरकार के गलत कार्यों का विरोध भी कर सकें। ये वेलफेयर स्टेट और डेमोक्रेटिक कंट्री में होता है। अब भारत आज़ाद हो गया। आज़ादी के बाद अब 2 समस्या आई। देखिए, पहली समस्या इसमें ये आती है कि भारत के संविधान में आर्टिकल 19(1)A यहाँ से कवर करिए। अनुच्छेद 19(1)A में स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता अर्थात वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता समाहित की गई है, अर्थात स्पीच एंड एक्सप्रेशन। भारत के प्रत्येक नागरिक को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हक होगा, राइट होगा। ये अनुच्छेद 19(1)A में बताया गया है। लेकिन आपका ये है कि वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एब्सोल्यूट नहीं है। राज्य को भी हक है कि अनुच्छेद 19 के क्लाज 2 में 8 बेस दिए गए हैं, 8 आधार दिए गए हैं। इन आधारों में से किसी एक पर आपकी स्पीच एंड एक्सप्रेशन की जो फ्रीडम है उसको रोक सकता है, अर्थात मूल अधिकार भी हैं, लेकिन ये एब्सोल्यूट नहीं है। इस पर रिस्ट्रिक्शन या प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं अनुच्छेद 19 के क्लाज 2 के तहत।
अब कोई भी नागरिक अपनी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रयोग कब कर पाएगा, यानी कि अपनी बात अच्छे ढंग से कोई भी नागरिक तभी रख पाएगा जब उसे बातों का ज्ञान हो, नॉलेज हो या बातों के बारे में जानकारी हो। जैसे मैं ही पढ़ा रहा हूँ, अगर मुझे जानकारी नहीं होती तो आप लोगों को मैं अपनी बातों को कैसे बताता। इसी प्रकार जनता को सूचना या आपका इन्फॉर्मेशन रहेगा तभी तो वह अपनी बातों को अच्छे ढंग से समाज में एक्सप्रेस कर सकती हैं। अब एक तरफ ये था कि भारत के लोगों को या भारत के नागरिकों को ये आज़ादी दी गई और भारत के नागरिक जब भी जानकारी सरकार के कार्यों की मांगते थे तो सरकार बस एक उपाय करती थी, और जो अंग्रेज़ों का शासनकाल का बना कानून है, शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923, इसी का सरकार सहारा लेती थी और ये कहती थी कि भाई अंग्रेज़ों ने शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 पारित किया है, जिसमें कि सूचना देने से मना किया गया है, अतः सरकार सूचना देने से इनकार कर देती थी और तत्पश्चात आपका जो सूचनाएं फाइलों में दब जाती थी वो भ्रष्टाचार की जननी हुई, यानी कि भ्रष्टाचार दिन दूना रात चौगुना बढ़ने लगा और जनता को पता ही नहीं चल पाता था कि कहाँ भ्रष्टाचार हुआ और कहाँ नहीं हुआ। तत्पश्चात अब सरकार का ये रवैया कि अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए कानून का सहारा लेकर जनता से बातें छुपाई जाए, ये कहाँ का न्याय है, क्योंकि जब अंग्रेज़ 1923 में कानून बनाए थे उस समय भारत पुलिस स्टेट था। अब तो हमने अपना संविधान बना लिया, हम वेलफेयर स्टेट हो गए हैं, अतः भारत के लोगों को ये और सुप्रीम कोर्ट को ये नागवार गुजरा और ये मांग की जाने लगी कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम को शिथिल किया जाए, अर्थात इसको कमज़ोर किया जाए। तत्पश्चात आपका जब तक 1923 के कानून को रिपील या शिथिल न कर दिया जाए तब तक सूचना मिलेगी नहीं। तो जब 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ तो इस कानून को शिथिल किया गया और कहा गया कि शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 में किसी बात के होते हुए भी सूचना का अधिकार लागू होगा और सूचना दी जाएगी, यानी कि इस कानून को समाप्त न करके केवल शिथिल किया गया, कमज़ोर कर दिया गया और 2005 में। अब आइए हम एविडेंस एक्ट पर देखते हैं। साक्ष्य अधिनियम की धारा 123 और 124। 123 खूब पूछा जाता है। पापुली लेक्स सुप्रीमो, पापुली लेक्स सुप्रीमो अर्थात लोकहित सर्वोच्च विधि होती है। अब न्यायालय सरकार से दस्तावेज मंगाता था और सरकार ये कहती थी कि अगर ये डॉक्यूमेंट हम कोर्ट में प्रस्तुत कर देंगे तो इससे माने लोकहित को नुकसान पहुँचेगा, बार बार सरकार ये कहती थी। तो मैं आपको बता दूं, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आपका बार बार कह रहा है कि भाई आप दस्तावेज लाइए। तमाम ऐसी घटनाएं हुई, आपका कह सकते हैं राफेल से लेकर तमाम घटनाएं हुई। अब उतना हम नहीं बता सकते क्योंकि भाई एविडेंस एक्ट का केवल उल्लेख करना है,
डिटेल में नहीं देखना है। लेकिन 123 में पापुली लेक्स सुप्रीमो अर्थात सरकार एविडेंस की धारा 123 और 124 का सहारा लेकर आज भी कह सकते हैं कि सूचनाओं को छुपा लेती हैं और कहती हैं कि अगर हम इन सूचनाओं को प्रकट कर देते हैं तो इससे लोकहित को, जनहित को नुकसान होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, न्यायालय को भी पावर है कि आपका इनको प्रस्तुत ही करा दे सूचनाओं को, और जो न्यायालय को पावर है वह पावर है धारा 162, एविडेंस की धारा 162 दस्तावेज़ों का पेश किया जाना, और 165 भी हैं। यानी कि 162 और 165 के तहत न्यायालय बाध्य कर सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि इस दस्तावेज को पेश करिए। अगला देखा जाए आपका, अब चूँकि अनुच्छेद 19(1)(a) में भारत के प्रत्येक नागरिक को स्पीच एंड एक्सप्रेशन की स्वतंत्रता दी गई है। अब संविधान लागू होने के बाद भारत के नागरिकों ने सरकार से इंफॉर्मेशन या जानकारी या सूचना मांगना शुरू किया, और सरकार हमेशा ज़्यादातर मामलों में सूचना देने से इनकार कर देती थी। तो तत्पश्चात लोग सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते थे, अर्थात तत्पश्चात लोग उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में जाते थे। तो अब हमें केस के माध्यम से चलना है, जो आपको अगले लेक्चर में बताया जाएगा। धन्यवाद।